प्रोफेसर ये बताइएगा कि चाइना के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है। नेपाल के साथ हमने देखा है कि उनका अब एक सरहदी तनाज़ा शुरू हो गया और नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया है, जिसके बाद बड़े सफारती ताल्लुकात जो हैं उनके कशीदा हो गए हैं। बांग्लादेश के साथ उनकी रिफ्ट जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रहा है कि वो भी बढ़ सकती है। तो क्या इस पूरी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान कोई अस्करी फ़ायदा उठा सकता है इस सूरत-ए-हाल का? क्योंकि ज़ाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए हमेशा से बड़ा हॉस्टाइल रहा है। तो कोई इस पोज़ीशन में है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान को इस मामले से थोड़ा-सा खुद को अलग-थलग रखना चाहिए? देखें, इसके दो पहलू हैं। खित्ते में तमाम मुल्कों की ज़मीन के ऊपर भारत की नज़र रही है। जैसे हम कहते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट पावर है ये। सिक्किम को ये खा गया, वैसे ही भूटान पे नज़र है। भूटान को इन्होंने तकरीबन अपनी क्लाइंट स्टेट बनाया हुआ है। नेपाल को भी यही कुछ करते रहे हैं। बांग्लादेश वाले बेचारे इनके नीचे लगे रहे, अपनी सॉवरेनिटी इनके हवाले किए रखी। अब उनको भी मसला बना हुआ है कि कई लाखों के हिसाब से बंगाली वापस ना उधर कहीं भेज दें। श्रीलंका से इन्होंने इसी तरह झगड़ा था समुद्री हदूद का, वो इन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको दबा के तो तय किया। कई साल वहां पे ये टेररिज्म करवाते रहे। इसमें एक लेसन है कि ये छोटे मुल्क जितने भी इंडिपेंडेंटली जब इंडिया से बात करते रहे हैं, तो इंडिया बुली करता रहा है, उनको दबा के उनसे अपना मकसद हल करता रहा है। इन्होंने बांग्लादेश से भी फालतू जमीन ली। सो ये है इलाके का एक बदमाश। जब आपने इलाके के बदमाश को हैंडल करना है, तो बदमाशी के लिए, इसकी बदमाशी रोकने के लिए ये जरूरत होगी कि खित्ते के मुल्क जो है वो अकेले इनको हैंडल ना करें, बल्कि एक पॉलिटिकल अपना अलायंस बनाएं और मिल के इकट्ठे इस बदमाश को हैंडल करें। ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है कि आज नेपाल जो है वो नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये मिल के, श्रीलंका वगैरह, ये मिल के इनको हैंडल करें और इनकी बदमाशी को खत्म करें। दूसरी बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि हम इससे फायदा उठाएं, वो मिलिट्री का है। बात यह है कि इस जगह पे, इस खित्ते में, जब पता आपको कि तनाजा है, कश्मीर का तनाजा है, लद्दाख की सरहदों का, तो तनाजात में अगर आप अमन से मामला तय करना चाहें तो बातचीत एक रास्ता है। बातचीत भारत ने कभी की नहीं। अगर बातचीत आप करें और उसमें आप ये कहें कि 100% जो मैं चाहता हूं वो दूसरी साइड से मनवा दे, तो वो तो बातचीत ना हुई। वो तो ये हो गया कि आपने उसके सामने मुतालबा रख दिया और उसको कहा कि ये मानो। बातचीत का मतलब ये होता है कि आप एक दरमियाना रास्ता निकालते हैं, जिसे हम विन विन सिचुएशन दोनों के लिए कहते हैं, कि ना मेरी बात 100% मानी गई, ना आपकी। कुछ आपने छोड़ा, कुछ मैंने छोड़ा, ताकि दोनों साइड जो है अपनी पब्लिक को मुंह दिखा सके। तो वो सिचुएशन भारत नहीं करता। नतीजा ये कि भारत ने धौंस से इस झगड़े का, वैसे तो कहते रहे कि हम, ये हमारा बायलैटरल है, लेकिन बायलैटरल को यूनिलैटरली इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब मैं अगर इनकी नीयतों को देखूं, इनको काम करूं, तो मेरा हक बनता है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में कोई मिलिट्री एडवांटेज मिलता है, मैं उससे फायदा लूं, क्यों ना लूं। जब आपने अखलाकियात एक तरफ रख दी, आपने एक तहजीब याफ्ता कौम वाला रास्ता इख्तियार ही नहीं किया, आपने धौंस, धमकी, यकतरफा और दादागिरी, बदमाशी के जबरदस्ती कब्जे, तो फिर आपका कोई राइट नहीं है कि मुझसे आप वो इखलाकियात का मुतालबा करें कि जी आप, मैं चूंकि फलां मुल्क के साथ जंग लड़ रहा हूं, लिहाजा आप मेरे पीछे से ना पकड़े। नहीं, क्यों ना पकड़े। ये वो बदनीयत है मुल्क जिसको आप इसके साथ वो इखलाकियात वाला किस्सा या इस तरह का जो हमारी इस्लामी दुनिया में एक बड़े फेयर किस्म की बैटल्स का तस्वर है, वो नहीं हो सकता। लिहाजा अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हमें अपना कश्मीर का मसला, हम अपॉर्चुनिटी के जरिए भारत की सरजमीन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते। हम तो वो जमीन उसको आजाद करवाना चाहते हैं जहां लोग पाकिस्तान के परचम में अपने शोधा को दफन करते हैं। हम तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो कि वहां पे ये जुल्म तो ये कर रहे हैं कि एक रियासती दहशत गर्दी का दौरा है, रियासती दहशत गर्दी इन्होंने अनलिश की हुई है कश्मीर में। और शर्म की बात है कि आपने, आज आप देखें कि कोरोना की वजह से लोगों को 3 हफ्ते आप लॉकडाउन अंदर बंद रखें, तो लोग चीखें मारते हुए बाहर आ जाते हैं। तो वहां पे तो सारी दुनिया को आपने पिछले 10 महीने से बंद करके रखा हुआ। तो क्या उन लोगों का राइट नहीं है और हमें हक पहुंचता है? तो मेरा अपना अंदाजा है
और मेरी अपनी सोच है, बाकी तो फैसले हुकूमतों के हैं, सियासी हुकूमत है, वो फैसला करेगी कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर भारत कोई हमें ऐसा मौका देता है, हमारी तरफ छेड़छाड़ करता है, हमारे साथ वो ड्रामा पुलवामा के बाद जो उसने किया बालाकोट वगैरह, उस तरह का कोई ड्रामा रचाने की कोशिश करता है, तो फिर पाकिस्तान को रुकना नहीं चाहिए। फिर आपको कम से कम कश्मीर की हद तक तो फिर इसको आगे लेके जाना चाहिए। अगर भारत ये छेड़छाड़ ना करे तो फिर अलग बात है, क्योंकि एक चीज वाज़ेह है कि पहली गोली पाकिस्तान से नहीं चलनी चाहिए। हमें दुनिया ये ना कहे कि हमने जारियत का इर्तिकाब, जारियत करने के बाद दुनिया की हिमायत आपसे रहती है। और ये काम पुलवामा में भी भारत ने कहा जी पाकिस्तान ने ये काम कराया है। वो इतनी ज्यादा परसेप्शन भारत ने प्रोपेगेंडा से बिल्डअप की हुई थी कि शाम तक सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी भारत जो है वो इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। अमेरिका ने भी कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया। ये वो चीजें हैं जो परसेप्शन की वजह से। तो आज आप वो परसेप्शन खत्म कर दें कि हम ये कुछ नहीं करा रहे। प्राइम मिनिस्टर भी रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। सो हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम नहीं कर रहे। लेकिन भारत अगर ये कोई ड्रामा रचा के कुछ करना चाहे, फिर उसको वहां छोड़ना नहीं चाहिए, सर आखिरी फिर सवाल, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी आखिरी सवाल के हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ ने कोई 3-4 हफ्तों में 2 मरतबा इकट्ठे आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और गुज़िश्ता रोज़ भी आर्मी चीफ और तमाम जो हमारे सर्विसेज चीफ्स हैं उन्होंने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तो ये हमें बतौर साफ़ी मुझे बड़े गैर मामूली दौरे लगते हैं और बड़ी गैर मामूली ब्रीफिंग ये लगती है। तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त कोई बहुत गैर मामूली हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी के हवाले से, खास तौर पर इंडिया के पर्सपेक्टिव के हवाले से, कि ये इस किस्म की ब्रीफिंग्स हो रही हैं? देखिए, ये काफी अरसे से ये चीज चल रही थी। वो इस तरह है कि हमने देखा कि भारत एक हिस्टीरिया, एक बिल्डअप कर रहा है सिचुएशन। इन्होंने कहना शुरू किया भारत ने, अब ये देखें कि वायलेशन ये करते हैं एलओसी की, कहते हैं कि जी पाकिस्तान कर रहा है, और वो दुनिया को ये बताते हैं कि जी हम तो फायर इसलिए करते हैं, भारत इसलिए फायर करता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, हम वो रोकने के लिए करते हैं। फिर इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा जी पाकिस्तान की तरफ 14 लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं। हमने तो बार बार कहा कि भाई ये यूनाइटेड नेशन मौजूद है, उनको कहो वेरीफाई करें, देखें, आप उनको डायरेक्ट इतला दे दें कि कहाँ है, ताकि वो चेक करें। लेकिन चूंकि झूठ बोलना है तो वो तो झूठ पे, और झूठ एक मकसद के साथ। फिर इन्होंने पीछे एक कार का धमाका किया और कहा कि जी पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए थे, वो पैदल भाग गया, बस फ्रॉड। लेकिन वो बिल्डअप, स्टोरी बिल्डअप। फिर आप देखिए कि इन्होंने क्वाड कॉप्टर जो है वो उड़ाने शुरू किए। ये आपके मुख्तलिफ इलाकों में जासूसी कर रहे हैं कि कहीं बॉर्डर्स में, डिफेंसेस में, दिफा में कहीं कोई कमजोरी नजर आए तो वो इलाके ये चुन लें और फिर वहां पे कोई कार्रवाई करें। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने एम्बेसी के 2 लोग निकाले बिला वजह, उनका कोई वजह नहीं थी। अब हम एम्बेसी के लोगों को हरासा कर रहे हैं। ये वो वॉर हिस्टीरिया जो वो बिल्डअप कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं जहां पे जब वो जारियत करें तो दुनिया को कह सके कि जी पाकिस्तान खराबी कर रहा था तो हमने तो सिर्फ ये मामला दुरुस्त करने के लिए किया। सो वो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। दूसरी तरफ ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इत्तला होती है, आप इंफॉर्मेशन लगातार कलेक्ट कर रहे होते हैं, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं वो ऐसे नहीं है। वो हमें अंदाजा है कि ये अभी इन्होंने एक कार एक्सप्लोड की है, फिर कुछ और करेंगे और ये बढ़ेंगे। उन सब चीजों के अलावा जो अब वाकया हुआ है वो ये है कि चाइना के साथ जब इनको प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये अपने पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ करें। सो हमारा ये बड़ा जरूरी है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पे हमारे लीडर जो हैं उनको सब कुछ पता हो कि क्या सूरत हाल है, और अचानक अगर कोई चीज ऐसी डेवलप हो जाती है तो फिर वो थॉट प्रोसेस में पीछे ना रहे। सो ये फैसलों के लिए आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को वैल्यूएट करके फैसलों के लिए करते हैं, और हमें ये अंदाजा है कि भारत के पास जब ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी चाइना के खिलाफ, वो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो पाकिस्तान को जरूर अपना हाथ दिखाएंगे। और उसके लिए हमें ये तैयारी करनी है जिसके लिए आप देख रहे हैं कि ये मीटिंग्स होती है सियाचिन तक, जो कि कारगिल और द्रास से जाता है। एक ये सड़क है जो अरुणाचल प्रदेश से ही लेके आते हैं, और इसके इन्होंने बड़े अच्छे पुल वगैरह बनाए हैं और बड़ी जबरदस्त सड़क इन्होंने बनाई। ये एक महफूज रास्ता है। कारगिल में जब आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक्शन किया था तो भारत को ये अंदाजा हुआ कि कारगिल द्रास रोड जो है ये पाकिस्तान काट सकता है किसी वक्त भी।
हमने उस वक्त जो हाइट्स जाके कब्जा की थी वो वही थी जो कि इस सड़क को बिल्कुल काट रही थी, यानी हमारे लोग बैठ के फायरिंग करते थे और नीचे कारगिल रोड गुजरती थी तो सियाचिन कट जाता वहां से। लिहाजा ये एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है और सियाचिन को यहाँ से जो दूसरी सड़क इन्होंने बनाई है उसके जरिए ये जाते हैं। अगर वो यानी चाइना काट देता अगर वो सड़क, तो फिर सियाचिन के लिए तो रास्ता ये कारगिल द्रास वाला इनको खुला रखना होगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दौलत बेग गोल्डी की ज्यादा अहमियत थी क्योंकि ये सियाचिन से बढ़ के ये आपके कराकोरम हाईवे के ज्यादा करीब पड़ता है, यानी दूसरे लफ्जों में जो चाइना और पाकिस्तान का एंट्री पॉइंट है कराकोरम का, वो वहां से कोई 8 किलोमीटर के करीब है। इसका मतलब ये है वो 8 किलोमीटर है पहाड़, मतलब ये बड़ा मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका है, लेकिन बहरहाल उसमें फासला चूंकि कम है तो मुश्किल ऑपरेशन होंगे, लेकिन भारत के पास ये ऑप्शन थी। अब वो चीज जो है वो मुश्किल हो गई। भारत चाइना ने भी गालिबन यही नीयत देखी कि भारत चूंकि बार बार कहता है सी पैक के खिलाफ बात करता है, चाइना को कहता है जी ये डिस्प्यूटेड एरिया, या डिस्प्यूटेड की बजाय वो कहता है जी हमारा एरिया है, आप उसमें कैसे बना रहे हैं सी पैक। तो उससे उसकी नीयत जो है वो खराब नजर आती थी। यानी डिस्प्यूटेड को वो डिस्प्यूटेड नहीं कह रहा, वो कहता है जी हमारी सॉवरेनिटी वायलेट है, तो आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मैनेज कर रहा है इसी तरह जिस तरह के भारत इंडियन हेल्ड कश्मीर को कर रहा था। तो ये एक खदशा था। अब मैं जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने आप को चाइना की पोजीशन पे रखूं और मैं 60 से 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सी पैक के ऊपर, और वो भी मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल है कि कल को अगर साउथ चाइना सी में मेरे लिए मुश्किलात हों तो मेरा ये जमीनी रास्ता गवादर तक मुझे मिल जाता है जो बड़ा इकोनॉमिकल है, और इंडियन ओशन की एक्सेस आपके लिए एक स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप ये सारी इन्वेस्टमेंट और अपनी स्ट्रेटजिक जो जो रिक्वायरमेंट है ये भारत के रहमो पे छोड़ेंगे आप? चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इतना बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लेके आगे निकले और पीछे से भारत उसको काट दे किसी वक्त पे आके, उसमें भारत उसको अनसेफ कर दे इस्तेमाल के लिए। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अगर कोई स्ट्रेटजिक स्टेप लेते हैं तो उस स्टेप की अपनी सिक्योरिटी जो है वो जेपरडाइज ना हो, उसके लिए आपने सिक्योरिटी पैरामीटर अपना बिल्ड करना है।